देखो, बीजेपी वाले काम तो सारे करते हैं, लेकिन उन कामों का वो राजनीतिकरण कर देते हैं। गोवा में खुलेआम मांस बिकेगा गाय का, नॉर्थ ईस्ट में खुलेआम मांस बिकेगा गाय का। अब हिमंता इस वजह से चक्कर में फंस गया क्योंकि वो हार्डकोर हिंदुत्व का मुद्दा लेके चल रहा है, और वो इस समय वो जो आरएसएस का जो ब्रांड होता है ना, तो वो ब्रांड बनना चाह रहा है। इस वजह से उसको मजबूरन ये बोलना पड़ा कि खाओ, मनाही नहीं है, लेकिन बंद कमरे में खाओ, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में गाय का मांस, भैंस का मांस और तमाम जो सी फूड और जानवरों का मांस खुलेआम लोग खाते हैं। उसके पीछे वो कारण है वहाँ का जो एटमॉस्फियर है, जो आबो हवा है, तो वहाँ शुरू से ही इस चीज का चलन है, लोग ऐसे ही भोजन करते हैं। और दूसरी बात इसमें और देखने में आ रही है जो हिमंता विश्व शर्मा की है, कि वो अपना मानसिक संतुलन और खो बैठा है। राहुल गांधी खो गए कि वो खो दिया? नहीं, हिमंता अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। अभी 2 दिन पहले हिमंता विश्व शर्मा ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए अजीब शब्दों का इस्तेमाल किया, उनको पागल बताया और पता नहीं क्या क्या बताया। इससे पहले गौरव गोगोई को के ऊपर हमलावर थे, वो गौरव गोगोई की धर्मपत्नी के ऊपर हमलावर थे। और जब से पवन खेड़ा ने उनकी बीवी के 3 फर्जी पासपोर्ट की बात कही है, तब से हिमंता का पारा और ज्यादा चढ़ गया। पवन खेड़ा भागे भागे फिर रहे हैं, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। देखिए, सेल्फ डिफेंस में तो जगह छोड़नी पड़ेगी ना, उसमें कोई बुराई नहीं मानता मैं। एक बात बताइए, जब आपको मालूम है कि सामने वाला व्यक्ति संविधान को नहीं मान रहा है, जब वो व्यक्ति साफ तौर पे बदले की राजनीति कर रहा है, तो अपने आप को बचाना समझदारी होती है। और पवन खेड़ा ने अब फिर बयान दिया है कि वो डरे नहीं है। और दूसरी बात ये भी है, हिमंता ये कह रहा है कि आरोप फर्जी है। अगर फर्जी आरोप है, इनकी अगर दुबई में कोई जमीन नहीं है और जो 52,000 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है, अगर वो बात गलत है तो उसकी एक जांच करवा दें। जो एक तरीका होता है राजनीतिक परंपरा में, उसकी जांच होना जरूरी है। और जिस तरीके से वो राहुल गांधी पे हमलावर होते हैं, खास तौर से कांग्रेस पार्टी पे और राहुल गांधी पे, तो वो एक बात ये बताता है हिमंता की स्थिति की वो मानसिक रूप से अपना संतुलन खो बैठे। लेकिन राहुल गांधी को बहुत टारगेट करते हैं ना, राहुल गांधी के पीछे पड़े हुए इस टाइम। देखिए, उसके पीछे एक बहुत पुरानी कहानी है, वो बिस्किट की एक कहानी है और बड़ी प्रचलित है वो कहानी। तो इस वजह से हिमंता जो है खिसियाया रहता है, क्योंकि उस बात को हिमंता ने पर्सनली ले लिया था। तो इस वजह से नहीं खिलाया था क्या राहुल गांधी ने? नहीं, बड़ी एक दिलचस्प कहानी है। ये लगभग पिछले चुनाव 2022 से पहले 2017 के आसपास की बात है, जब आसाम में चुनाव होने वाले थे, तो कुछ सीनियर लीडर्स के साथ हिमंता विश्व शर्मा भी उस समय कांग्रेस में था, तो राहुल गांधी जी से मिलने के लिए गए। तो राहुल जी को इसकी पहले से खबर थी। उस समय ये कैबिनेट मिनिस्टर था आसाम में, और जो तरुण गोगोई साहब है वो सीएम थे। तो इसकी रिपोर्ट मिल गई थी कि ये वहां पे करप्शन कर रहा है। तो राहुल गांधी अच्छे खासे इससे नाराज थे, और इसकी उसी दौरान बीजेपी में अमित शाह से बात भी चल रही थी। तो सबके लिए, जितने भी मेहमान आए, सबके लिए चाय सर्व की गई, बिस्किट सर्व किए गए, लेकिन राहुल गांधी ने इंटेंशनली हिमंता को बिस्किट ऑफर नहीं किए। और उसी दौरान राहुल गांधी जी का जो पेट था, डॉगी था, वो आया, वो बिस्किट वो खा गया। तो इस बात को लेके हिमंता विश्व शर्मा अपने पर्सनली अपने ऊपर ले गया, और इसी बात को वो आके मीडिया में बोलने लगा कि राहुल गांधी ने मेरे बजाय कुत्ते को बिस्किट खिला दिया। तो जाहिर सी बात है कि कुत्ता तुमसे ज्यादा वफादार है, तुम मौका परस्त हो, मौका देखा और तुमने पार्टी छोड़ दी, और ऐसी पार्टी को छोड़ा जिस पार्टी ने तुम्हें नेता बनाया। सनातन बचाने गया था ना, यहाँ सनातन बचता नहीं होगा। सनातन बचाने अगर हिमंता गया है, तो हमें ये बात बताएं कि आसाम में पिछले 12 साल में इतनी घुसपैठ क्यों हुई। आंकड़े निकाल के देखो, 2004 से 14 के बीच में आसाम सहित जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं, वहां जो घुसपैठ है उसका परसेंटेज, और 2014 से 2026 के बीच में जो घुसपैठ हुई है, उसमें बेतहाशा इजाफा क्यों हो रहा है? क्या ये केंद्र सरकार का फेल्योर नहीं है? और आसाम में जिस तरीके से ये बोलते हैं कि कोई भी मियाँ भाई अगर रिक्शे वाला मिल जाए तो उसे पैसे नहीं देने हैं, तो आप जो सांप्रदायिकता का माहौल तैयार कर रहे हो आसाम में, तो क्या एक मुख्यमंत्री को इस तरह के भाषण बोलने चाहिए, इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करना चाहिए? इसी तरह के भाषण और भाषा शैली हमारे यूपी के मुख्यमंत्री जी भी करते हैं। लेकिन जब बात आती है सामाजिक न्याय की हिंदुओं के अंदर, विद इन हिंदू, तो कहीं ना कहीं ये लोग उसमें पीछे नजर आते हैं। जब SC ST OBC को अधिकार देने की बात आती है, तो हिमंता विश्व शर्मा उसमें भी कहीं पीछे नजर आते हैं। सबको अधिकार मिल रहा है, ये सब आरोप लगाते हैं आप लोग, हर किसी को अधिकार मिल रहा है। नहीं, ये तो आंकड़े देख रहे हैं, वहां पे जो एलिट क्लास है आप उसे अधिकार नहीं दे पा रहे हैं। तो सो कॉल्ड जो SC ST OBC है, माइनॉरिटी है, उनकी बात तो आप छोड़ दीजिए, वो तो काफी पीछे छूट गए। उस बेटियों को नहीं मिल रहा बस अधिकार। नहीं, अब आप एक चीज ये देखिए कि 10 साल से आसाम में बीजेपी की सरकार है, ठीक है, इस बात को तो सब लोग मानते हैं कि बीजेपी की आसाम में सरकार है। अब अमित शाह को ये बात क्यों कहनी पड़ी कि हर घर में वो गाय और भैंस मुफ्त में देंगे? अगर उन्होंने अपने पुराने जो सरकार के मैनिफेस्टो हैं, वो मैनिफेस्टो सही थे, तो इनको नया मैनिफेस्टो लगाने की जरूरत क्या पड़ी? नए मैनिफेस्टो में एक जो 9,000 रुपए महिलाओं के अकाउंट में जो इन्होंने दिए हैं, वो देने की जरूरत क्यों पड़ी? और 9,000 रुपए महिलाओं के अकाउंट में देने के बाद भी
इनको इस तरीके से घर घर जाकर जो बयानबाजियां इस तरीके से जो बीजेपी के नेता दे रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ अनर्गल बोलना और जो एक नेता राजनीति की जो मर्यादा है उस मर्यादा को तार तार करना, तो वो सब इनको क्यों करना पड़ रहा है? वो वाले जो दिए थे वो विकास हो गया, अगला विकास। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मैं एक इंटरव्यू देख रहा हूं, जो नव निर्मित राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन जी, वो ये कह रहे हैं कि राजनीति में भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या नितिन नवीन जी ये बताएंगे कि भाषाई मर्यादा का ठेका सिर्फ बीजेपी कांग्रेस के लोगों ने ले रखा है, बीजेपी वालों पे भाषाई मर्यादा लागू नहीं होती? हेमंता विश्व शर्मा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, खड़गे साहब सहित तमाम जो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं उनके खिलाफ गाली गलौज कर रहा है, शब्दों की मर्यादा को तार तार कर रहा है। और तो और छोड़ दीजिए, आसाम सेंट्रल से एक युवा कांग्रेस नेत्री चुनाव लड़ रही है, कुंकी चौधरी जी, उनके खिलाफ किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। एक महिला जो कि हेमंता विश्व शर्मा से उम्र में काफी छोटी है, उनके खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हेमंता कर रहा है, तो उससे आप अंदाजा लगाओ कि बीजेपी के जो नेता है, जो टॉप लीडरशिप है, महिलाओं के प्रति क्या सोच रखती है। और फिर ये क्या महिला आरक्षण देंगे? जो महिला आरक्षण देने की लोग बात कर रहे हैं, जब आपकी सोच इतनी दूषित है, सोच इतनी खराब है, तो आप क्या महिला को बराबरी का सम्मान दोगे? क्या महिला को आप आरक्षण दोगे? बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन भी बहुत सख्त है, बिल्कुल बंगाल हो चाहे असम में, बढ़िया चुनाव कराने की बात कर रहा है, सब ना गुंडागर्दी होगी ना कुछ होगा। बिल्कुल दो टूक कहिए, लेकिन किसे कहिए? तृणमूल कांग्रेस को। क्या ऐसा ट्वीट इलेक्शन कमीशन आसाम के लिए कर सकता था? क्या ऐसा ट्वीट इलेक्शन कमीशन पौंडीचेरी के लिए कर सकता था? पौंडीचेरी में बीजेपी के गठबंधन की सरकार है और आसाम में भी बीजेपी गठबंधन की सरकार है। अगर ये ट्वीट इन्होंने बंगाल के लिए किया और बंगाल में खास तौर से जो सत्ताधारी दल है टीएमसी, उनको दो टूक कहा, तो ये दो टूक कहने का मतलब क्या हो गया कि ये जो ट्विटर हैंडल है इलेक्शन कमीशन का, मुझे ऐसा लग रहा है इस ट्विटर हैंडल का पासवर्ड बीजेपी ऑफिस के पास है, बीजेपी ऑफिस के पास, बिल्कुल निश्चित तौर पे। और इलेक्शन कमीशन के पास बीजेपी का स्टाम्प है। तो जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई कागज जाता है तो उसमें बीजेपी की कार्यालय की मोहर लगी होती है, और कोई ट्वीट इलेक्शन कमीशन पे होता है तो वो बीजेपी आईटी सेल से जो ट्वीट आता है वो ये लोग कर देते हैं। आजकल क्या देखने में आ रहा है, जितने भी पत्रकार हैं, चाहे वो सरकारी पत्रकार हो, दूरदर्शन के हो या बड़े बड़े चैनलों के, वो लोग वही ट्वीट करते हैं जो बीजेपी आईटी सेल उनको भेजता है। इसी तरीके से अब इलेक्शन कमीशन को भी वही ट्वीट जाने लग गया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो इस समय चेयरमैन है, तो ज्ञानेश जी को एक आईएएस ऑफिसर ने ज्ञान दे दिया। वो खबर बड़ी वायरल हो रही है। बंगाल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं अनुराग यादव, तो अनुराग यादव से ये थोड़ा सा बदतमीजी से, बदसलूकी से बोले, कोई फाइल या कोई डाटा मांग रहे होंगे और उस डाटा को देने में अनुराग यादव को कुछ समय लग गया। तो ज्ञानेश कुमार ने तीखे रवैये से बात करी, बोले कि तुम्हें पता नहीं मैं मुख्य चुनाव आयुक्त हूँ और तुम्हें ये डाटा देने में इतनी देर क्यों लग रही है, तुम क्या हो, ये हो। तो अनुराग यादव ने साफ तौर पे कहा कि मैं 25 साल से ये नौकरी कर रहा हूँ और मैं एक आईएएस अधिकारी हूँ, प्रशासनिक अधिकारी हूँ, मेरे से लहजे में बात करी जाए, और वो मीटिंग छोड़ के चले गए। हालांकि इसके बाद उनको जो डेपुटेशन पे थे तो वहां से उनको बर्खास्त कर दिया गया, उनको उनकी जो डेपुटेशन पे थे। तो लेकिन ये खबर चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा का विषय इसलिए बनी हुई है कि ज्ञानेश कुमार के अहंकार को एक आईएएस अधिकारी ने तोड़ दिया। चर्चा है कि अभी योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अगर सनातन सब एक हो जाए तो पूरा विश्व जो है बाली बाका नहीं कर सकता। करो, एक SC ST OBC को मंदिरों का पुजारी बनवाओ, शंकराचार्य बनवाओ। उत्तर प्रदेश में जितने भी मंदिर हैं, जितने भी मठ हैं, सभी जगह आरक्षण व्यवस्था लागू करवा दो। और जितने भी निजी संस्थान है यूपी की बात कर रहा हूं मैं, तमाम जो मीडिया संस्थान है, तमाम जो छोटी छोटी कंपनी है, निजी कंपनियां हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, सब जगह आप आरक्षण व्यवस्था लागू करवाओ। क्योंकि ये जो कंपनियां चल रही हैं, ये देश की जनता के टैक्स के पैसे से चल रही हैं। जो मीडिया हाउसेस को जमीनें आवंटित की गई है, वो देश की जनता के टैक्स के पैसे से की गई हैं। मंदिर चल रहे हैं तो मंदिरों में 90% जो चंदा है वो बहुजन लोग देते हैं। तो इन बहुजनों की हिस्सेदारी निजी संस्थानों में भी होनी चाहिए। तो मैं योगी आदित्यनाथ जी अगर इस तरह की पहल करते हैं, निजी संस्थानों में आरक्षण लाते हैं, मीडिया में आरक्षण लाते हैं, और अगर वो मंदिरों में भी आरक्षण लाते हैं, पुजारी भी आरक्षण व्यवस्था से बनाते हैं जैसे तमिलनाडु में बने, तो मैं योगी आदित्यनाथ जी की बात को बड़ा करके ये कहूंगा कि हाँ भाई, सारे सनातनी और सारे हिंदू नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा क्योंकि जो यहाँ मुसलमान रह रहा है वो भी सनातनी है, तो उसको भी योगी आदित्यनाथ जी का समर्थन करना चाहिए। लेकिन समर्थन तब होगा जब सभी जगह हमें हिस्सेदारी मिलेगी। हमें हिस्सेदारी ये लोग कहाँ देते हैं? जब मुसलमान के खिलाफ लड़ना होता है, जब शोभा यात्रा निकालनी होती है, जब कावड़ ढोनी होती है, जब मस्जिदों के ऊपर झंडे फहराने होते हैं, जब धार्मिक उन्माद फैलाना होता है, जब किसी विपक्ष के नेता के मुर्दाबाद के नारे लगाने होते हैं। हिस्सेदारी लोनी में नहीं देखा हमने कितनी बड़ी रैली निकाली हिंदू रक्षा दल ने। नहीं, रैलियां निकालिए आप, लेकिन जो दूसरी बात मैंने कही कि मंदिरों में भी SC ST OBC को भरिए,
आप मीडिया संस्थानों में भी जिहाद- SC ST जो OBC रैली निकल रही है वहाँ जिहादियों के बारे में बोला गया। ये जिहादी क्या होते हैं भाई? आप भी वही सरकारी मीडिया वालों की भाषा का इस्तेमाल करें, क्या होते हैं ये जो जिहादी? उन्होंने बोला उसको बता रहा नहीं, हूँ। मुझे आप बताओ ना, ये जिहादी होते क्या कह है? रहे हैं हर घर वाले अब ये सुअर देखो, पालने चाहिए ये अब घर में। अरे हिंदू परिवार सुअर पाले। बीजेपी और ये क्या RSS, बात हुई? बीजेपी और RSS वालों की भाषा मत बोला कीजिए। जिहादी है कौन? जिहादी क्या एक धर्म विशेष में है? जिहादी हर धर्म में है। जो व्यक्ति मानवता का दुश्मन है, जो व्यक्ति देश का दुश्मन है, जो व्यक्ति समाज का दुश्मन है, वो जिहादी है। और हर वो व्यक्ति जो समाज में नफरत फैला रहा है वो जिहादी है। और जिहादी कोई सिर्फ मुसलमान नहीं है, जो आप लोग मुसलमानों को ऐसे बदनाम करने की कोशिश करते हो। जिहादी हर धर्म में है। और सबसे ज्यादा जो जिहादी है वो राजनीतिक पार्टियां, खासतौर से बीजेपी और बीजेपी समर्थित पार्टियों में मिलेंगे, क्योंकि ये लोग धर्म के नाम पर सांप्रदायिक नफरत परोस रहे हैं। लास्ट में एक विशेष जानवर को पालने की अपील की जा रही है कि हिंदू धर्म वाले हर घर में पाले। सभी जानवरों को पालो, क्या दिक्कत है? एक विशेष जानवर तो वो का नाम ले पंडित जी लोग पालेंगे क्या? वो जो शुगर की बात कर रहे हैं, पंडित जी लोग पालेंगे? क्योंकि हमारे धर्म में तो शुगर को ये लोग हाथ भी नहीं लगाते हैं, ना मुस्लिम भगवान का धर्म में अवतार बता रहे हैं वो तो पाले पंडित जी लोग। ये जो उपदेश देने का काम करते हैं, वो कहते हैं ना, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, ये सब चीजें अब चलेंगी नहीं, क्योंकि देश संविधान से चल रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बहुत सारी बातें देश के युवाओं को समझाई हैं, और अब वो युवा उस बात को समझ भी रहे हैं, और उस ताकत को भी जान रहे हैं कि संविधान की ताकत ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया है। तो ये जो बाबा लोग जो ये बोल रहे हैं, जो ये बीजेपी के नेता लोग ये बोल रहे हैं कि ये पालो, वो करो, वो करो, तो पहले उस चीज को अपने ऊपर ये लोग क्रियान्वयन करें, अपने ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करें। पहले अपने घर में पाले, फिर हमें उपदेश देने का